संप्रेषण का अर्थ। संप्रेषण के लिए अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनस शब्द से हुई है। कम्युनस शब्द का अर्थ है जानना या समझना। कम्युनस शब्द को कॉमन शब्द से लिया गया है। संप्रेषण का अर्थ है किसी विचार या तथ्य को कुछ व्यक्तियों में सामान्यतया कॉमन बना देना। इस प्रकार संप्रेषण या संचार शब्द से आशय है तथ्यों, सूचनाओं, विचारों आदि को भेजना या समझना। इस प्रकार संप्रेषण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है, जिसके लिए आवश्यक है कि यह संबंधित व्यक्तियों तक उसी अर्थ में पहुंचे जिस अर्थ में संप्रेषणकर्ता ने अपने विचारों को भेजा है। यदि संदेश प्राप्तकर्ता संदेशवाहक द्वारा भेजे गए संदेश को उस रूप में ग्रहण नहीं करता है तो संप्रेषण पूरा नहीं माना जाएगा। अतः संप्रेषण का अर्थ विचारों तथा सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इस प्रकार पहुंचाना है कि वह उसे जान सके तथा समझ सके। संप्रेषण की परिभाषा। एडविन शून्य फिलिप्पो के शब्दों में संदेश संप्रेषण या संचार अन्य व्यक्तियों को इस तरह प्रोत्साहित करने का कार्य है जिससे वह किसी विचार का उसी रूप में अनुवाद करे जैसा कि लिखने या बोलने वाले ने चाहा है। अतः संप्रेषण एक ऐसी कला है जिसके अंतर्गत विचारों, सूचनाओं, संदेशों एवं सुझावों का आदान प्रदान चलता है। संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण के कितने प्रकार हैं? मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, औपचारिक संप्रेषण, अनौपचारिक संप्रेषण, अधोमुखी संप्रेषण, ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण, क्षैतिज संप्रेषण। ये भी पढ़े। व्यावसायिक संप्रेषण क्या है? व्यावसायिक संप्रेषण क्या है? ये भी पढ़े। औद्योगिक संप्रेषण क्या है? संप्रेषण की विशेषताएं। संप्रेषण द्विमार्गी प्रक्रिया है जिसमें विचारों का आदान प्रदान होता है। संप्रेषण का लक्ष्य संबंधित पक्षकारों तक सूचनाओं को सही अर्थ में संप्रेषित करना होता है। संप्रेषण द्वारा विभिन्न सूचनाएं प्रदान कर पक्षकारों के ज्ञान में अभिवृद्धि की जाती है। संप्रेषण का आधार व्यक्तिगत समझ और मनोदशा होती है। संप्रेषण में दो या अधिक अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। संप्रेषण वैयक्तिक और अवैयक्तिक दोनों प्रकार से किया जा सकता है। संप्रेषण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया है जो प्रेषक से प्रारंभ होकर प्रतिपुष्टि प्राप्ति के बाद प्रेषक पर ही समाप्त होती है। संप्रेषण में संकेत, शब्द व चिन्हों का प्रयोग होता है। संप्रेषण क्रियाओं का वह व्यवस्थित क्रम व स्वरूप जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, एक समूह दूसरे समूह को, एक विभाग दूसरे विभाग को, एक संगठन बाहरी पक्षकारों को विचारों, सूचनाओं, भावनाओं व दृष्टिकोणों का आदान प्रदान करता है, संप्रेषण प्रक्रिया कहलाती है। संप्रेषण एक निरंतर चलने वाली तथा नैतिक प्रक्रिया है तथा कभी न समाप्त होने वाला संप्रेषण चक्र संस्था में निरंतर विद्यमान रहता है। इस प्रक्रिया को निम्न चित्र द्वारा समझाया जा सकता है। संप्रेषण प्रक्रिया। संप्रेषण संगठन के व्यक्तियों एवं समूहों का वाहक एवं विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश का भेजने वाला संदेश के प्रवाह के माध्यम का प्रयोग करता है। यह माध्यम लिखित, मौखिक, दृश्य अथवा एवं सुनने के लायक होता है। संप्रेषण माध्यम का चयन संप्रेषण के उद्देश्य, गति एवं प्राप्तकर्ता की परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है। संप्रेषण माध्यम का चुनाव करते समय संदेश संवाहक ये ध्यान रखता है कि उसे कब और क्या संप्रेषित करना है। संदेश को प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश को प्राप्त करता है, उसकी विवेचना करता है तथा अपने अनुसार उसे ग्रहण करके उसका अपेक्षित प्रत्युत्तर प्रदान करता है। अतः संप्रेषण प्रक्रिया को समझने में मुख्य आधारभूत 5 प्रश्न शामिल होते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया। संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख तत्व। संप्रेषण के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? डेविड के बारियों के अनुसार सुविधा तथा समझ की दृष्टि से संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख तत्व हैं। 1. विचार, आइडिया। किसी संदेश को प्रेषित करने से पूर्व उस संदेशवाहक के मस्तिष्क में उस संदेश के संबंध में विचार की उत्पत्ति होती है जिसे वह उसके प्राप्तकर्ता को प्रेषित करना चाहता है। प्रत्येक लिखित या मौखिक संदेश विचार की उत्पत्ति से प्रारंभ होता है। अतः मस्तिष्क में उठने वाला कोई भी उद्वेग जिसे व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ बांटना चाहता है सारांश रूप में उत्पन्न विचार है। 2. प्रेषक, एनकोडर, सेंडर, स्पीकर। प्रेषक संप्रेषणकर्ता या संदेश देने वाले व्यक्ति को कहते हैं। इसके द्वारा संदेश का प्रेषण किया जाता है। संप्रेषक संदेश द्वारा प्रापक के व्यवहार को गति प्रदान करने वाली शक्ति, ड्राइविंग फोर्स है।
3. प्राप्तकर्ता रिसीवर डिकोडर लिस्टनर संप्रेषण में दूसरा महत्वपूर्ण पक्षकार संदेश प्रापक है। ये पक्षकार संदेश को प्राप्त करता है, जिसके बिना संदेश की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। 4. संदेश मैसेज और इंट्रोडक्शन संदेश में सूचना, विचार, संकेत, दृष्टिकोण, निर्देश, आदेश, परिवेदना, सुझाव आदि शामिल है। ये लिखित, मौखिक, शाब्दिक अथवा सांकेतिक होता है। एक अच्छे संदेश की भाषा सरल, स्पष्ट तथा समग्र होनी आवश्यक है। 5. प्रतिपुष्टि या पुनर्निवेश फीडबैक जब संदेश प्रापक द्वारा संदेश को मूल रूप से अथवा उसी दृष्टिकोणानुसार समझ लिया जाता है जैसा कि संदेश प्रेषक संप्रेषित करता है, तब संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश के संबंध में की गई अभिव्यक्ति का ही प्रतिपुष्टि फीडबैक कहते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया उपर्युक्त आधार पर स्पष्ट है कि संप्रेषण के विभिन्न अंग हैं तथा इन सभी अंगों से मिलकर एक संप्रेषण मॉडल का निर्माण होता है। ये सभी मॉडल मिलकर संप्रेषण के विभिन्न अंगों के आपसी संबंधों की व्याख्या करते हैं, जिसे संप्रेषण प्रक्रिया भी कहा जाता है। संप्रेषण प्रक्रिया के मॉडल 1. शेमन-वीवर मॉडल। संप्रेषण के संदेशबद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन शेमन-वीवर द्वारा किया गया। शेमन-वीवर के अनुसार संप्रेषण प्रक्रिया में 5 तत्व निहित हैं जो सूचना स्रोत से प्रारंभ होकर प्रेषक द्वारा कोलाहल स्रोत को पार करते हुए संदेश के रूप में उनके लक्ष्य तक प्राप्तकर्ता के पास संप्रेषित होते हैं। 1. सूचना स्रोत। ये संप्रेषण प्रक्रिया का प्रारंभ है। आज के वैज्ञानिक युग में सूचना एक साधन बन चुकी है। प्रबंधन को उचित निर्णय लेने में सूचना अनिवार्य भूमिका निभाती है। अतः सूचना ही एक ऐसा स्रोत है जिसके द्वारा व्यक्तियों को सोच समझ को परिवर्तित किया जा सकता है। संप्रेषण प्रक्रिया में सूचना स्रोत से ही मनुष्य के मस्तिष्क में विचारों की उत्पत्ति होती है जो संदेश के रूप में परिवर्तित होकर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता है। 2. प्रेषक। जिस व्यक्ति द्वारा संदेश को प्रेषित किया जाता है वह संप्रेषण में प्रेषक कहलाता है। शेमन तथा वीवर मॉडल के अनुसार संप्रेषण में प्रेषक की अहम भूमिका होती है जो सूचना स्रोत से विचारों को एकत्रित करके संप्रेषण के माध्यम से संदेश को उनके प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है। प्रेषक संदेश को संदेशबद्ध करके भेजता है। 3. कोलाहल स्रोत। इस मॉडल में कोलाहल या शोर स्रोत को भी महत्व दिया गया है। संप्रेषण प्रक्रिया में जिस माध्यम से संदेश प्रेषित होते हैं उसमें शोरगुल का पाया जाना स्वाभाविक है, जिसकी वजह से संदेश में अशुद्धि भी हो सकती है। 4. प्रापक। संप्रेषण का उद्देश्य संदेश को किसी अन्य तक पहुंचाना होता है। जिसके पास संदेश प्रेषित किया जाता है वह संदेश का प्रापक या प्राप्तकर्ता होता है। 5. लक्ष्य। ये संचार प्रक्रिया की अंतिम कड़ी है जिसको आधार बनाकर संदेश देने वाला अपना संदेश देकर अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति करता है। 6. संदेश मैसेज। एक ऐसी सूचना जिसे प्रेषक प्राप्तकर्ता के पास भेजना चाहता है वह संदेश कहलाती है। 2. मफी मॉडल। इस मॉडल के प्रतिपादक मफी H. W. हिल्डब्रेंड तथा J. P. थॉमस हैं। उनके अनुसार संप्रेषण प्रक्रिया के 6 मुख्य तत्व होते हैं। इस मॉडल के अनुसार इसमें 6 मुख्य भाग होते हैं। संदर्भ, संदेशवाहक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, प्रतिक्रिया या प्रतिपुष्टि। निष्कर्ष रूप में ऊपर वर्णित मॉडल में एक संदर्भ के अनुसार प्रेषक एक संदेश चुनता है तथा इसे प्रेषित करता है। प्रेषक संदेश को भेजने के लिए किसी माध्यम का चुनाव करता है जिसके द्वारा प्राप्त होने वाले संदेश पर उसका प्राप्तकर्ता अपनी प्रतिपुष्टि देकर संवहन को पूरा करता है। 3. थिल एवं बोरी मॉडल। व्यावसायिक संप्रेषण घटनाओं की एक कड़ी है जिसकी 5 अवस्थाएं हैं जो प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता को जोड़ती हैं। इस मॉडल के अनुसार संदेश भेजने वाले के पास कोई विचार होता है जो वास्तविक संसार से संबंधित घटनाओं का सरलीकरण होता है, अर्थात उस विचार को पुष्ट करने में उसने कई चीजों को छोड़ा होता है तथा अधिकतम को मान्यता दी होती है। इससे प्रारंभ होकर यही विचार संदेश के रूप में परिवर्तित होकर संदेश बन जाता है जिसे संदेश के रूप में प्रेषित करके संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाकर उसकी अर्थात प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया ली जाती है। थिल एवं बोरी मॉडल में समाहित घटक हैं। विचार।
विचार का संदेश के रूप में परिवर्तन, संदेश का संप्रेषण, प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश प्राप्ति एवं प्राप्तकर्ता द्वारा प्रतिपुष्टि। 4. परलों का संप्रेषण मॉडल। के परलों द्वारा 7 अवस्थाओं वाला संचार प्रक्रिया का संचार मॉडल प्रस्तुत किया गया। इसके अनुसार संचार प्रक्रिया संचार स्रोत से प्रारंभ होकर प्रतिक्रिया या प्रतिपुष्टि रूपी अंतिम कड़ी के रूप में समाप्त होती है। इस मॉडल में संप्रेषण प्रक्रिया के 7 संघटक बताए गए जो हैं: संचार स्रोत, संदेशबद्धता, संदेश, माध्यम, प्रेषित संवाद का अनुवाद, प्रापक एवं प्रतिपुष्टि। 5. लीसिकर, पेटाइट एवं फ्लेटली मॉडल। इस मॉडल को संवेदनशीलता मॉडल के रूप में प्रतिपादित किया गया। इसमें संप्रेषण प्रक्रिया संदेश प्रेषण से प्रारंभ होकर क्रम की पुनः आवृत्ति, द साइकिल रिपीटेड, पर समाप्त होता है। इन विद्वानों ने स्पष्ट किया कि संप्रेषण प्रक्रिया में संवेदन तंत्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है क्योंकि संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश संवेदन तंत्र द्वारा प्राप्त किया जाता है। संवेदन तंत्र संवाद को खोजकर संवाद के साथ साथ पहले से उपलब्ध कुछ अन्य सूचनाएं भी एकत्रित करता है। इसमें संवाद को संदेश माध्यम में उपलब्ध शोर से अलग रखा जाता है ताकि संदेश में अशुद्धता न हो। यहाँ संवाद को दिया गया अर्थ संवेदन तंत्र से कुछ प्रतिक्रिया भी प्राप्त कर सकता है जो संदेश प्रेषक को मौखिक अथवा अमौखिक रूप में भेजी जा सकती है। इस मॉडल में मसीह तथा केविन के बीच संदेशवाहन को उपर्युक्त विवेचन के आधार पर समझाया गया है, जिसमें मसीह एक संदेश भेजता है जो केविन द्वारा संवेदन तंत्र की सहायता से प्राप्त किया जाता है, जिसे निस्पंदन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करके उस पर केविन अपनी प्रक्रिया व्यक्त करता है, जिसका क्रम दोनों के बीच उस समय तक चलता है जब तक कि केविन और मसीह के बीच संवाद पूरा नहीं हो जाता। इस प्रक्रिया में निम्न संघटक शामिल रहते हैं: संदेश प्रेषण, संवेदन तंत्र द्वारा संवाद की खोज, निस्पंदन प्रक्रिया, प्रतिक्रिया की रचना एवं प्रेषण, क्रम की पुनः आवृत्ति। पूर्व वर्णित विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किए गए मॉडलों के विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष रूप में संप्रेषण प्रक्रिया को निम्नांकित चित्र द्वारा भलीभांति स्पष्ट किया जा सकता है। उपर्युक्त चित्र से स्पष्ट होता है कि संप्रेषण एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें किसी विशेष उद्देश्य या लक्ष्य प्राप्ति से संबंधित क्रियाओं प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला समाहित होती है। अतः संप्रेषण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। यहाँ पर संप्रेषक की संप्रेषण क्षमता व प्राप्तकर्ता की ग्राह्य क्षमता दोनों ही महत्वपूर्ण है। सफल संप्रेषण प्रक्रिया के लिए प्रतिपुष्टि, फीडबैक की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि इसके बिना संप्रेषण प्रक्रिया अधूरी रहती है। संप्रेषण प्रक्रिया में श्रोता की भूमिका। एक सफल संप्रेषण प्रक्रिया में श्रोता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि संदेश प्रेषक को अपने संदेशों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए श्रोता से ही संपर्क स्थापित करना पड़ता है। किसी भी संगठन में 5 प्रकार के श्रोता पाए जाते हैं। 1. प्रारंभिक श्रोता, प्रेषक से संदेश को सर्वप्रथम प्राप्त करने वाला श्रोता प्रारंभिक श्रोता होता है। इसी के द्वारा संदेश दूसरे श्रोताओं की ओर प्रवाहित किया जाता है। 2. माध्यमिक श्रोता, एक ऐसा श्रोता जो संदेश को प्राथमिक श्रोता तक पहुंचने से पहले रोके रखने में सक्षम होता है, माध्यमिक श्रोता कहलाता है। जैसे किसी अधिकारी का सचिव यह तय करता है कि उसे किस व्यक्ति को अपने अधिकारी से मिलने देना है, किसी नहीं बीच में माध्यमिक श्रोता का कार्य करता है। 3.
प्राथमिक श्रोता द्वारा यह तय किया जाता है कि संदेश द्वारा दिए गए परामर्शों को स्वीकार करना चाहिए अथवा नहीं। वह संदेश के आधार पर भी कार्य कर सकता है। इसी श्रोता के पास ही निर्णय लेने की क्षमता होती है तथा संदेश प्रेषक को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसके पास ही जाना पड़ता है। 4. द्वितीयक श्रोता वह है जिसे संदेश पर टिप्पणी करने के लिए कहा जाता है। द्वितीयक श्रोता संदेश को मान्यता मिलने के बाद उसे प्रभाव में लाता है। 5. निरीक्षक श्रोता एक ऐसा श्रोता जिसके पास सभी शक्तियां उपलब्ध होती हैं निरीक्षक श्रोता कहलाता है। ये राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक रूप से सबल होता है। यद्यपि निरीक्षक श्रोता संदेश को रोकने की शक्ति नहीं रखता, किंतु वह सीधे तौर पर प्राप्त संदेश पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकता, फिर भी वह प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता के बीच हुए आदान प्रदान पर पूर्ण ध्यान देता है। वह अपनी भविष्य की कार्यवाही का आधार संदेश के विश्लेषण को बना सकता है। श्रोता विश्लेषण क्योंकि संदेश के प्रेषक को संप्रेषण प्रक्रिया के जरिए संदेश उसके प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है, अतः विचारों से उत्पन्न संदेश सही रूप में उसके प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने के लिए यह आवश्यक है कि वह श्रोताओं का संदेश प्रेषण से पहले विश्लेषित कर ले ताकि प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया जानने की प्रक्रिया सरल बन सके। उसे ये जानना चाहिए कि संदेश को प्राप्त करने वाले कौन हैं। संवाद के प्रति उनकी संभावित प्रतिक्रिया क्या हो सकती है। संचार की विषय वस्तु के बारे में वे कितना जानते हैं। संदेश के प्रेषक से उनका क्या संबंध है। विश्लेषण की विधि श्रोता किस आकार व प्रकार का है। प्राथमिक श्रोता कौन है। श्रोता से प्रतिपुष्टि की क्या संभावना है। श्रोता किस विवेक स्तर का है। श्रोता के साथ आपका क्या संबंध है। यदि प्रेषक अपने श्रोता के बारे में पूर्ण जानकारी रखता है तो उसके द्वारा किया गया श्रोता विश्लेषण शीघ्रता में किया गया विश्लेषण होगा। परंतु यदि वह श्रोता के बारे में अनभिज्ञ है तथा संदेश अत्यधिक महत्वपूर्ण है तो प्रेषक के लिए यह आवश्यक है कि वह श्रोता के विश्लेषण को गंभीरता से ले तथा उसके लिए कुछ समय दे। व्यवहारिकता की दृष्टि से लिखित संदेश इस प्रकार लिखें कि श्रोता उसको कम समय तथा परिश्रम से समझ सके। यदि संदेश मौखिक होता तो सर्वप्रथम श्रोताओं को संदेश की रूपरेखा दे तथा उसके बाद अपने विचारों को स्पष्ट एवं विवेकपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करे। संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषक हेतु सुझाव। हैरिस ने अपनी पुस्तक मैनेजिंग पीपल एट वर्क कॉन्सेप्ट्स इन केसेस इन इंटरपर्सनल बिहेवियर्स में एक संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषक के लिए सुझाव दिए हैं। पूर्वाग्रह व तनावों से मुक्ति। एक संप्रेषक को अपने मस्तिष्क में उत्पन्न समस्त पूर्वाग्रहों व तनावों से मुक्त होना चाहिए। वास्तविक आवश्यकता का विश्लेषण। संप्रेषण से पूर्व संप्रेषक को संप्रेषण की वास्तविक आवश्यकता का विश्लेषण करना आवश्यक होता है।
प्राप्तकर्ता संबंधी जानकारी। एक संप्रेषक को संदेश संचारित करने से पहले संदेश प्राप्तकर्ता संबंधी सभी जानकारियां अर्जित कर लेनी चाहिए। संदेशग्राही की संवेदनशीलता की जानकारी। एक संप्रेषक द्वारा संदेश को प्रसारित करने के पूर्व प्राप्तकर्ता की एकाग्रता कर लेनी चाहिए, अर्थात इस बात की जानकारी कर लेनी चाहिए कि संदेश का प्रसारित करने के पूर्व प्राप्तकर्ता की एकाग्रता कर लेनी चाहिए, अर्थात इस बात की जानकारी कर लेनी चाहिए कि संदेश का प्राप्तकर्ता संदेश ग्राह्यता के प्रति कितना संवेदनशील है। उद्देश्य के अनुरूप संप्रेषण। एक संप्रेषक को संदेश प्राप्तकर्ता तक प्रत्यक्ष व्यवहारिक रूप में अपने उद्देश्य के अनुरूप संप्रेषित करना चाहिए। संदेश की पुनरावृत्ति। एक संप्रेषक द्वारा संदेश की पुनरावृत्ति करनी चाहिए जिससे संदेश को वास्तविक अर्थ में समझने में मदद मिलती है। संकेत सुबोध व सरल हो। संप्रेषक द्वारा संदेश प्रसारित किए जाने में प्रयुक्त किए जाने वाले संकेत सुबोध व सरल हो ताकि उन्हें आसानी से समझा जा सके। संप्रेषण क्रियाओं एवं विचारों में संगति। सदैव संप्रेषण क्रियाओं एवं संप्रेषित विचारों के मध्य संगति हो। समय पर संदेश की पहुंच। एक संप्रेषक द्वारा प्रसारित संदेश समय पर प्राप्तकर्ता के पास पहुंच जाना चाहिए। यदि संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा अपेक्षित समय पर या आवश्यकता के अनुरूप नहीं पहुंचता तो प्राप्तकर्ता के दिमाग में अन्य विचारों के उत्पन्न होने से संदेश के प्रति विभ्रम पैदा हो जाएगा। संचार प्रक्रिया में स्रोत का योगदान। संचार प्रक्रिया का मूल तत्व स्रोत होता है जिसे अन्य शब्दों में प्रेषक सेंडर भी कहा जाता है। व्यक्ति या व्यक्तियों का वह समूह स्रोत कहलाता है जो श्रोताओं ऑडियंस या लिस्टेनर्स को कोई संदेश पहुंचाना चाहता है। स्रोत दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष स्रोत डायरेक्ट सोर्स, अप्रत्यक्ष स्रोत इनडायरेक्ट सोर्स। एक ऐसा संगठन जो लक्षित श्रोताओं को संदेश देता है प्रत्यक्ष स्रोत कहलाता है, जबकि अप्रत्यक्ष स्रोत से आशय उन व्यक्तियों से होता है जिनका चुनाव लक्षित श्रोताओं को संदेश पहुंचाने के लिए किया जाता है। जैसे रिलायंस मोबाइल संबंधी विज्ञापन के लिए वीरेंद्र सुहाग का चुनना अप्रत्यक्ष स्रोत का उदाहरण है। अतः संचार प्रक्रिया में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष स्रोतों की अहम भूमिका होती है। स्रोत के रूप में सही व्यक्ति का चुनाव किया जाना चाहिए क्योंकि स्रोत या प्रेषक की भेजे जाने वाले संदेश का मुख्य आधार है। स्रोत या संदेश प्रेषक संचार प्रक्रिया में निम्न कार्य करता है। जिसके आधार पर उसकी भूमिका स्पष्ट होती है। कुशल स्रोत अपने संदेश द्वारा उपभोक्ताओं के मस्तिष्क में उत्पाद की आवश्यकता को उत्पन्न करता है। एक अच्छा स्रोत विज्ञापन की प्रभावोत्पादकता उत्पन्न करता है। एक सुप्रसिद्ध स्रोत अपने लक्षित श्रोता को अपना संदेश सही अर्थ में समझा सकता है। कुशल स्रोत संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावकारी बनाता है।
स्रोत ही किसी उत्पाद या ब्रांड की छवि बढ़ाता है। एक अच्छा स्रोत विज्ञापन की विश्वसनीयता बढ़ाता है। प्रसिद्ध स्रोत संस्था के विक्रय में लाभों में वृद्धि करता है। एक कुशल स्रोत उपक्रम को प्रतियोगी फर्मों से प्रतियोगिता करने में सक्षम बनाता है। सुप्रसिद्ध स्रोत श्रोताओं का ध्यानाकर्षण कर संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक बनता है। अतः संप्रेषण प्रक्रिया में सही स्रोत का चुनाव करना चाहिए ताकि संस्था द्वारा प्रसारित संदेश सही रूप में सही समय पर सही श्रोता तक सही अर्थ में प्रेषित किया जा सके तथा संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके।